Hello everyone. We have already discussed about the creation of agency and what are the modes are available for creation of agency. That is agency created by agreement, agency created by implied authority or agreement, agency created by necessity, by estoppel or holding out agency, and last one the fifth is by rectification या जिसे हम पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी किस तरीके से स्थापित की जा सकती है। तो एजेंसी जब क्रिएशन के दौरान यदि प्रधान और एजेंट्स के बीच में जो कॉन्टेक्चुअल जो रिलेशंस होते हैं वो एजेंसी रूल्स के तहत कार्य करते हैं, तो एजेंट्स केवल उन्हीं कार्यों को करता है जिन कार्यों के लिए प्रधान उसे निर्देशित करता है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि बिना प्रधान की जानकारी के बिना या प्रधान के अधिकार प्रदान किए बिना जब एजेंट द्वारा कुछ कार्य ऐसे कर दिए जाते हैं जिन पर बाद में प्रधान के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा उन कार्यों को उचित रूप से एक्सेप्ट या उन पर सहमति दे दी जाती है, तो वो होता है पुष्टिकरण या रेटिफिकेशन। तो कुछ एक प्रिंसिपल्स पर बेस होती है और वो उसके लिए जो एक उन कॉन्ट्रैक्ट्स या उन अनुबंधों को जब प्रधान और एजेंट्स के बीच में एक विधिवत रूप से जब उनके बीच में एक एक्सेप्टेंस और उस पर सहमति दी जाती है, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन या जिसे हम बोलते हैं पुष्टिकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग अबाउट द डिस्कशन दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन, या जो पुष्टिकरण के अंतर्गत किस तरीके से प्रोसीजर्स कार्यों को प्रधान के द्वारा जिन पर सहमति दी जाती है उसके क्या प्रोसीजर होने चाहिए, कौन से कार्य हैं जिनका रेटिफिकेशन किया जाना चाहिए प्रधान के द्वारा, या किन कार्यों को एजेंट के द्वारा किए जाने चाहिए, उनके बारे में जानेंगे। As you are well aware that the doctrine of ratification, this is a well settled principle of agency law. The doctrine of ratification come into play when a person has done something on behalf of another person without their knowledge or consent। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण का जो सिद्धांत है उस स्थिति में लागू किया जाता है जब एक व्यक्ति द्वारा बिना दूसरे व्यक्ति की जानकारी या बिना दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बिना जब एक व्यक्ति किन्हीं कार्यों को कर लेता है और बाद में उसके बाद में दूसरे व्यक्ति के पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उन कार्यों के लिए बिल्कुल मना कर दे या उन कार्यों को विधिवत रूप से उनकी अनुमोदन कर दे या उस पर अप्रूवल दे दे, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण का सिद्धांत भी कहलाता है। तो अंडर सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 196 सेक्शन 196 वेयर एक्ट डन बाई वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज, यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए बिना दूसरे व्यक्ति की जानकारी से कोई कार्य कर दिया जाता है या उन कार्यों को किया जाता है जिनके लिए उस व्यक्ति ने उस पहले व्यक्ति को कभी भी उस पर अथॉरिटी नहीं दी थी। ही में इलेक्ट टू रेक्टिफाई, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, ही में इलेक्ट टू रेक्टिफाई यानी उन पर अनुमोदन कर दे, और टू डू डिसाउंड सच एक्ट, उन कार्यों के लिए मना कर दे। इफ़ ही रेटिफाई देम, यदि वह उन कार्यों को लिए पुष्टि करता है या उन पर सहमति करता है, एक्सेप्टेंस देता है, द सेम एफर्ट्स विल बी फॉलोज एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म बाई हिज अथॉरिटी। तो यह मान लिया जाता है कि ये कार्य उसकी सहमति या उसकी अथॉरिटी या अधिकारों के अनुसार या दिए गए अधिकारों के तहत ही किए जा गए। It is further said that doctrine is only concerned with the voidable contract and not void or void ab initio, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन है वो न केवल मात्र जो वाइडेबल जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है, वैध कॉन्ट्रैक्ट्स या वैध अनुबंधों के लिए ही मान्य होते हैं। यदि अनुबंध वाइडेबल है, व्यर्थनीय या वाइड हैं या इलीगल हैं, तो उन कार्यों के लिए प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन लागू नहीं किया जाएगा।
and it is also mentioned under section 197 of the Indian Contract Act that the rectification may be expressed or implied by the conduct of the person on whose behalf of the act is being done. यानी पुष्टिकरण स्पष्ट हो सकता है अथवा उस व्यक्ति के जिसके लिए कार्य किया है आचरण में गर्भित हो सकता है. स्पष्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं. एक्ट्स विच आर डन व्हेन देयर वाज एन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी हैव द सेम फुटिंग with act which are done without these the consent or knowledge of person. Communication of rectification of contract is essential. यानी कि जो रेक्टिफिकेशन है पुष्टिकरण के नियम के तहत जो कार्य किए गए हैं उनका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए. इट कैन आल्सो बी शोन दैट थ्रू सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन. इसके अलावा जो उसके पश्चात में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी पूरा किया जाना ज़रूरी होता है. तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसीजर है जिसमें एजेंट द्वारा जिन कार्यों के लिए प्रधान के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है और उन कार्यों को कर लेता है लेकिन वो एज पर वैलिड हैं, एज पर नॉर्म्स हैं या एक जो यानी कि उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सारी जो सेक्शन 10 में दी गई हैं वो सारी की सारी बातें हैं. तो उस स्थिति में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल रेक्टिफिकेशन लागू किया जाता है. तो रूल्स क्या होते हैं? देयर आर सम रूल्स और सम सैलिएंट फीचर्स. द फॉलोइंग्स are some salient features of the doctrine of rectification is contract law which are given as under. Number 1, the act must be done on behalf of another person. The person must profess that the act was done not for himself but on behalf of another person. कार्य यानी नियोक्ता के नाम से होना चाहिए या सेकंड पर्सन या अनदर दूसरे व्यक्ति के लिए होना चाहिए. वह कार्य व्यक्ति के स्वयं के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि वो कार्य एजेंट या खुद व्यक्ति के द्वारा दूसरों के लिए या दूसरों के बिहाव पर किए जाने चाहिए. सेकेंड वन, द एक्ट मस्ट बी डन विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी ऑफ द अदर पर्सन. यानी वो समस्त कार्य उस दूसरे व्यक्ति के एजेंट के द्वारा या एजेंट्स के रूप में वो कार्य दूसरे व्यक्ति की जानकारी या उसके नॉलेज या उसके अधिकारों के बिना किए जाने चाहिए. सेकंड व्यक्ति की जानकारी में वह कार्य नहीं होना चाहिए या सेकंड व्यक्ति ने उन कार्यों के लिए उसे अधिकृत नहीं किया गया है. थर्ड वन, द रेक्टिफायर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जो रेक्टिफायर एज ए प्रिंसिपल ही शुड बी ए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. he has contractual capacities to enter the contract. Fourth one, the rectifier may be a natural or justice person and must be existence at the time of the contract. एक तरीके से जो एक रेक्टिफायर है या जिसे हम प्रधान भी कहेंगे वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए. इसके अलावा उसमें जो उसका जो अनुबंध के जो एग्जिस्टेंस में है जिस दिन अनुमान एक तरीके से हुआ है उस समय उस व्यक्ति की मौजूदगी भी ज़रूरी होनी चाहिए. द रेक्टिफायर मस्ट बी द पर्सन फॉर हुम द एक्ट वाज डन. वह व्यक्ति होता है रेक्टिफायर या प्रधान जिसके लिए कार्य किया गया है. सिक्स्थ वन, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन. एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन यानी कि जब कार्य पहले कर लिया गया है लेकिन पुष्टिकरण या रेक्टिफाई उस समय बाद में की गई है या पुष्टिकरण के समय किया गया हो उस समय कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. द रेक्टिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. गर्भित और स्पष्ट हो सकता है. एट्थ वन, द रेक्टिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स. देयर कैन बी नो रेक्टिफिकेशन विदाउट एन इंटेंशन टू रेक्टिफाई. यानी ये नहीं होना चाहिए यानी कि इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स. तमाम फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए.
इसके अलावा यह नहीं होना चाहिए कि मुझे बाद में इसको कंसिडर करवाना है, बाद में इसको रेक्टिफाई नहीं कराना चाहिए, ये इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए, इनोसेंटली किया जाना चाहिए। 9th वन, द रेक्टिफिकेशन मस्ट बी डन ऑन द होल एक्ट एंड नॉट ऑन ए पार्ट देयर ऑफ, यानी कि संपूर्ण व्यवहार की पुष्टि की जाती है, पुष्टिकरण के अनुबंध के संपूर्ण भाग या अंश का होना चाहिए अथवा किसी एक भाग या अंश का नहीं हो सकता है। सेक्शन 199 में क्लियरली लिखा हुआ है, दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति अपने नियोक्ता या प्रधान की बिना सहमति से कोई कार्य करता है और नियोक्ता उसके द्वारा किए गए कार्यों में से किसी कार्य की पुष्टि कर देता है, पार्टली उसको रेक्टिफाई करता है, तो नियोक्ता द्वारा समस्त कार्यों की पुष्टि मानी जाएगी। इट मे बी डीम्ड ए फुल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 10th वन, द एक्ट बी रेक्टिफाइड, to be rectified must be lawful. A voidable contract can also be rectified but not a void contract। यानी कि जो पुष्टिकरण का जो नियम है, द रेक्टिफिकेशन या कार्यों का पुष्टिकरण उसी स्थिति में की जाती है जब वो लॉफुल हो, वॉइडेबल भी किया जा सकता है लेकिन वो वॉइड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, और जो वैध हैं केवल वैध अनुबंधों की पुष्टि कर दी जाती है। इसके अलावा जो व्यर्थ हैं, वॉइड हैं, वो कभी भी रेक्टिफाइड नहीं किए जाते हैं। एंड 11th, एक्ट, एनी एक्ट डन अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन, और जो एक्ट हु हैज़ द नॉट competent to make contract, या जिन्हें forbidden by the court या by the law act which is being categorized under the forbidden, या जिन कार्यों को निषेध माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या एक तरीके से निषेध कार्य हैं, जो इलीगल कार्य हैं, उन कार्यों को रेक्टिफिकेशन के द्वारा अप्रूव नहीं किया जा सकता। द रेक्टिफिकेशन मस्ट नॉट इंजरी एनी थर्ड पार्टी, यानी कि कार्यों के द्वारा यदि किसी तीसरे पक्षकार को कुछ निषेध करना है, उसको एक तरीके से इंजरी करना है, उस पर हानि पहुंचाना है, तो उन कार्यों को भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ए माइनर व्हेन ही अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी कैन रेक्टिफाई an agreement he entered into while he was still a minor, since the contract from the beginning would be void ab initio। Thanks you for watching this video। नमस्कार।